हे व्यूअर्स, माई सेल्फ हर्षिका। तो मैं आपको आपके डिप्लोमा के एमडी डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ, जिसके लिए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कंप्लीट अपलोड हो चुका है एंड पेपर नंबर 3 की यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके चेक कर सकते हैं। एडिशनली मैं प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड लर्निंग, जिसमें हमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, थोड़ा उसके स्कोप्स पढ़ने हैं। पियाजे, वाइगॉस्की, स्किनर, पैब्लो, इन सब की थ्योरीज पढ़ेंगे। लर्निंग स्टाइल्स पढ़ेंगे। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इम्प्लीकेशंस, हमें क्या क्या करनी चाहिए एक चिल्ड्रन के लिए विद स्पेशल नीड्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं 3.1 से। फर्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलीवेंस एंड स्कोप फॉर एजुकेटर्स। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? ये एक स्टडी होती है ये जानने के लिए कि लोग किस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस होते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, यानी कि हर बच्चे का, हर इंडिविजुअल का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चे एक ही एज ग्रुप के हैं, एक ही क्लास के हैं, एक ही टॉपिक पढ़ाना है तो सब एक ही स्पीड से, एक ही तरह से चीज़ों को याद कर लेंगे। नहीं, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई सीख के ज़्यादा अच्छे से याद करता है, कोई सुन के ज़्यादा अच्छे से याद करता है, कोई खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करके ज़्यादा अच्छे से याद करता है। द गोल ऑफ अंडरस्टैंड हाउ पीपल लर्न, यही समझने का मेन गोल होता है कि लोग कैसे याद कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं एंड रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट द लर्निंग प्रोसेस। ये जो साइकोलॉजी की साइकिल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस ही इंक्लूड नहीं है, बल्कि ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, बट इंक्लूड्स सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसमें लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व हैं that are involved in learning through the entire lifespan. The field of educational psychology incorporates a number of other disciplines including developmental psychology, behavior psychology and cognitive psychology. ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसमें और भी सब टॉपिक्स हैं और भी सब पार्ट्स हैं, कह सकते हैं। कौन कौन से? डेवलपमेंटल, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। तो अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो इनका हर प्रॉब्लम को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। अब वो पर्सपेक्टिव किस चीज़ों पे बेस होता है कि एक पर्सन का लर्निंग स्टाइल कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस एंड अदर थिंग्स उस पर्सन की, एक इंडिविजुअल की कैसी हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स पे। दिस पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट ऑल बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग। जितने भी बिहेवियर होते हैं, जो भी बिहेवियर में एडेप्टेशंस होती हैं, वो सब ही कंडीशनिंग के बेसिस पे डिपेंड होती है। साइकोलॉजिस्ट हु टेक दिस पर्सपेक्टिव रियली फर्मली ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशन टू एक्सप्लेन हाउ लर्निंग हैपेंस। अब हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। टीचर्स माइट रिवॉर्ड लर्निंग बाय गिविंग स्टूडेंट्स टोकन्स दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर डिजायर्ड आइटम्स सच एज कैंडी और टॉयज। The behavior aspects operates on the theory that the student will learn when rewarded for good behavior or punishment for bad behavior. अब देखो, इस एग्जाम्पल में हमने क्या समझा? बिहेवियरल थ्योरी के बारे में समझा। किस तरह से समझा कि एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स को उनके कोई अच्छा काम करने पे, अच्छे बिहेवियर पे टोकन प्रोवाइड करती है। अब वो स्टूडेंट्स अच्छा बिहेवियर रखते हैं ताकि उनको वो टोकन मिले। फिर वो सारे वो टोकन इकट्ठा करके उन टोकन्स के बदले में कोई कैंडी, टॉफ़ी, चॉकलेट या फिर टॉयज़ या फिर जो भी उनकी मनपसंद चीज़ है वो ले सकते हैं। तो इसमें बच्चों के बिहेवियर में चेंज आया क्योंकि टीचर ने उनकी बिहेवियर साइकोलॉजी के साथ डील किया कि अब बच्चों का, उन्हें पता अगर मेरा बैड बिहेवियर होगा तो मेरे हाथ से टोकन चला जाएगा, तो वो अपना गुड बिहेवियर रखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे ताकि उन्हें और टोकन्स मिले और वो इन फ्यूचर अपने मनपसंद की चीज़ उसके बदले में ले सके। While such methods can be useful in some cases, ये मेथड्स कुछ केसेस में बहुत अच्छे, एफिशिएंटली यूजफुल होते हैं। द बिहेवियर अप्रोच कैन बी क्रिटिसाइज्ड बाय फॉलोइंग टू अकाउंट फॉर सच थिंग्स एटीट्यूड, इमोशंस, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस फॉर लर्निंग। ये सारे सब अप्रोचेस हैं जो हमारे बिहेवियर साइकोलॉजी के अंडर में आते हैं।
नेक्स्ट अब हम आते हैं डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव की तरफ। दिस फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन एक्वायर न्यू स्किल्स। ये फोकस करता है कि एक चाइल्ड कैसे न्यू स्किल्स को, न्यू चीज़ों को जान रहा है, एंड नॉलेज एज दे डेवलपमेंट के टाइम पे कैसे न्यू चीज़ों को एडेप्ट कर रहा है, नई नई नॉलेज को समझ रहा है। जीन पियाजे's फेमस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम आगे जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होएगा। एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो एक चाइल्ड की डेवलपमेंटल थ्योरी को बताता है इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, यानी बच्चा मानसिक रूप से किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से ग्रो हो रहा है, ये वाली चीज़ हम जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिस्ट कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ एट ईच पॉइंट ऑफ देयर ग्रोथ। हम बच्चे की इस चीज़ को समझ लें कि वो डेवलपमेंटल, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिस्ट स्टेजेस पे, अलग अलग स्टेजेस पे किस तरह से चीज़ों को एक्वायर कर रहा है। ये मदद करते हैं हमें इस चीज़ को समझने के लिए कि बच्चा कितना कैपेबल है। अब आप देखो कि अगर आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, जैसे हम नहीं कहते कोई बच्चे दिमाग से बहुत तेज होते हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये इस चीज़ों के लिए कैपेबल रहेगा। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। जब हम समझ लेते हैं कि एक बच्चे का क्या ग्रोथ रेट है, कैसे डेवलपमेंटल, एजुकेशनल, साइकोलॉजिस्ट एस्पेक्ट्स में वो ग्रो कर रहा है, कि उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ एट डिफरेंट स्टेजेस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं जिसमें हमारे पास आता है द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। The cognitive approach has become much more widespread in ancient decades, mainly because it accounts for how long things such as memories, beliefs, emotions and motivations contribute to the learning process. तो इस कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में काफ़ी वाइड रेंज हम कवर करते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक इंडिविजुअल की मेमोरीज, बिलीव्स, इमोशंस एंड मोटिवेशंस जो उसके लर्निंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। This theory supports the idea that a person learns as a result of their own motivation, not as a result of external rewards. ये थ्योरी हमें बताती है कि एक पर्सन कैसे याद करता है जब उसके पास उसका इंटरनल मोटिवेशन हो, जब उसकी, हम नहीं कहते उसकी नियत हो काम करने की, जब वो समझना चाह रहा हो, सीखना चाह रहा हो, तभी वो सीख सकता है। हम जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ नोट करना, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बेसिस पे कोई भी काम या फिर कोई भी एडेप्टेशंस या फिर कुछ भी सिखाना हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है वो एम करती है, उसका मेन कह लो व्यू होता है कि एक पर्सन कैसे थिंक करता है, उसकी थिंकिंग कैसी रहती है, वो लर्न कैसे करता है, चीज़ों को याद कैसे रखता है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये सारा एक मेन एम होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। नेक्स्ट अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की तरफ, हु टेक्स अ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एज एन इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ किड्स बिकम मोटिवेशनल टू लर्न। अब हमने देखो ऊपर क्या, पहले हम पूरा रीड कर लेते हैं। हाउ दे रिमेंबर द थिंग्स दैट दे लर्न एंड हाउ दे सॉल्व प्रॉब्लम्स अमंग अदर थिंग्स। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि हमें किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो चाइल्ड हो या एडल्ट हो, हमें किसी भी को भी सिखाने के लिए उसका इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, यानी वो सीखना चाहे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी वो कुछ चीज़ सीख पाएगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव पे उस तरह से वर्क करते हैं कि हमें किसी भी चाइल्ड के अंदर इंटरनल मोटिवेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक बच्चे की सीखने की इच्छा हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये पूरा लाइन में कंक्लूजन आ जाता है कि जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो एक बच्चे के कॉग्निटिव बिहेवियर पर इस तरह से वर्क करता है, वर्ड्स को, लाइंस को ध्यान से सुनना, इस तरह से वर्क करता है कि उस बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा हो, ज़्यादा हो, कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ इस चीज़ को, जिसमें इंक्लूड हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या फिर चीज़ों को याद रखना हो, थिंग्स को समझना हो, लर्न करना हो, या फिर एक्सेट्रा मैनी मोर थिंग्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हम द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट लर्निंग थ्योरीज। दिस पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन हाउ वी एक्टिवली कंस्ट्रक्ट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड।
ये पर्सपेक्टिव मेन फोकस करता है इस चीज़ पे कि एक इंडिविजुअल अपनी नॉलेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्टिज्म टेंड्स टू अकाउंट मोर ऑफ द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दैट इम्पैक्ट हाउ वी लर्न। इसमें मेनली हमारे सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आते हैं जो अफेक्ट करता है एक पर्सन की लर्निंग पे, जैसे मोरल्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए, किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे एडप्ट कर लेना चाहिए। हम कहते हैं ना जहाँ जाएंगे वहीं का रहन सहन अपनाना चाहिए। तो यही सारी इस वाले टॉपिक में आती है कि एक पर्सन अपने नॉलेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है। हम आगे बढ़ेंगे। तो those who take constructivist approach believe that what a person already knows is the biggest influence on how they learn new information। ये बात ध्यान से समझना जो मैं अब बोलने वाली हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ये मेन फोकस करता है कि एक पर्सन पहले से क्या जानता है, उसी के बेसिस पे उसकी न्यू नॉलेज डिपेंड करती है। अब हमें पहले से पता होता है कोई चीज़ के बारे में तो ही तो हम उसके बारे में और जान पाते हैं। जब हमें बेसिक ही क्लियर नहीं होगा हम कैसे जान पाएंगे। अब देखो, जैसे मैं बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल लूँ, किसी बच्चे को ABCD अल्फ़ाबेट्स पता है तो ही तो वो आगे के वर्ड सीखेगा कि हाँ ये BAT बैट है। हम डायरेक्ट बैट पे पहुँच जाएंगे तो बच्चा जानता ही नहीं कि जो इस तरह से बनता है वो B होता है, जो इस तरह से बनता है वो A होता है, इस तरह से बनने वाला Z होता है। बच्चा ये चीज़ जानता ही नहीं तो वो वर्ड्स कैसे सीखेगा। तो उसकी पुरानी नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है उसकी न्यू नॉलेज पे। अब मैंने बताया था कि जहाँ जाएंगे वहीं का रहन सहन हम अपनाएंगे, तो इसके लिए भी तो हमें पहले से नॉलेज होनी चाहिए ना कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का रहन सहन है क्या, तभी तो हम उसको अपनाएंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा है क्या तो हम अपनाएंगे क्या। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बिलीव करता है कि किसी भी पर्सन की पुरानी नॉलेज जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी पर्सन की पुरानी नॉलेज बहुत इन्फ्लुएंस करती है उसकी आने वाली न्यू नॉलेज को। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव की तरफ। दिस पर्सपेक्टिव एम्फेसिस दैट अ पर्सन्स ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस हाउ दे अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन। ये पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि किसी भी पर्सन का रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसके लर्निंग पे बहुत प्रभाव डालता है। अब हम उसे बता रहे हैं कि अगर हम उसे कुछ भी बताएं, चलो एक और हम बहुत बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एक बच्चे को बता रहे हैं कि हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, एनिमल्स की टेक केयर करनी चाहिए। जो रोड पे एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको खाना खिलाना चाहिए, फीड करना चाहिए। वहीं पे अब उस बच्चे का रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या था कि जब वो छोटा था उसको एक डॉग ने काट लिया था। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है डॉग के साथ? बेकार एक्सपीरियंस है, नेगेटिव एक्सपीरियंस है। तो उसकी लर्निंग क्या है कि डॉग तो बहुत खतरनाक होते हैं, वो काट लेते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। समझ गए? हम बच्चे को क्या सिखा रहे थे कि डॉग अच्छे होते हैं, हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, बट उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो बच्चे के माइंड में तो ये रहेगा ना कि उसने मेरे को काट लिया था। तो हमारी लर्निंग को, उस बच्चे की लर्निंग को किसने इन्फ्लुएंस किया? उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस ने। समझिए, आई होप मैंने बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल, ऐसा मेरे को लगता है मैंने दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, दिस मेथड इज सिमिलर टू कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इनटेक। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द लर्नर। जैसे कि मैंने बताया एक्सपीरियंस, उस बच्चे का एक्सपीरियंस क्या था कि डॉग ने उसको काट लिया। थॉट्स, उसके मन में थॉट्स क्या है कि डॉग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फीलिंग, अब बच्चे की फीलिंग क्या है कि इनसे दूर रहना चाहिए, ये गंदे होते हैं, ये काट लेते हैं, फिर दर्द होता है। समझ गए? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड अलाउज समवन टू फाइंड पर्सनल मीनिंग इन वट दे लर्न इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट द इंफॉर्मेशन डजेंट अप्लाई टू देम। वही जो मैंने आपको बताया कि एक ये मेथड कंसीडर करता है कि एक पर्सन की पर्सनल मीनिंग या फिर पर्सनल लर्निंग क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, इंस्टेड ऑफ, आप कह लो बुकिश नॉलेज, इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम सभी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम सभी को बताएंगे ना कि हमें डॉग की टेक केयर करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट अलग अलग पर्सन का अलग अलग एक्सपीरियंस है। क्या पता किसी चाइल्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो डॉग के साथ, तो उसके साथ बचपन से खेलता आ रहा हो। तो यही सारी चीज़ें अफेक्ट डालती है उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि उसका आगे का नॉलेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट होएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं
सिग्निफिकेंट लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज रिलेवेंट टू द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मीन्स कि कोई भी बच्चा अच्छे से लर्निंग तभी कर पाएगा जब वो टॉपिक यानी जो हम उसको पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के पर्सनल इंटरेस्ट से मैच करता हो। Learning which is threatened to the self, that is new attitude or perspective, are more easily assimilated when external threats are at a minimum। मीन्स कि बच्चा वो आदतें बहुत easily assimilate सीख लेता है, जैसे कि न्यू एटीट्यूड या फिर पर्सपेक्टिव अगर बाहर की एक्सटर्नल थ्रेट्स ज़्यादा ना हो तो, यानी बच्चा जो खुद सीख रहा है, खुद देख रहा है, खुद समझ रहा है, वो उसको ज़्यादा जल्दी एसिमिलेट करता है व्हेन थ्रेट्स आर एट अ मिनिमम। नेक्स्ट, लर्निंग प्रोसेस इज फास्टर देन द थ्रेट टू द सेल्फ इज लो। लर्निंग प्रोसेस काफ़ी जल्दी होता है जब बच्चे का खुद का ही कह लो कि थ्रेट क्या होता है, कोई गलत चीज़ या फिर कोई खतरा, जब वो बहुत कम हो तो। सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग इज़ द मोस्ट लास्टिंग एंड परवेसिव। जो सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग होती है एक बच्चे की, वो काफ़ी टाइम तक रहती है और काफ़ी परवेसिव होती है, यानी कि हर पर्सपेक्टिव में वर्क करती है। तो इसी के साथ हमारा 3.2 ख़त्म होता है, 3.1 ख़त्म होता है एंड हम मूव करते हैं 3.2 की तरफ, जिसमें हमें थ्योरीज़ के बारे में पढ़ना है, थॉर्नडाइक की, पावलो की, स्किनर की, बंडूरा की, पियाजे की एंड वाइगॉस्की की। अब पर्सनली मैं आपको बताऊं तो ये सारी थ्योरी काफ़ी वाइड भी हैं, बट मेनली पेपर में पूछी जाती है पियाजे की थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी हम पियाजे की थ्योरी को रखते हैं एट द फर्स्ट नंबर, कि आपको पियाजे की थ्योरी तो आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम वाइगॉस्की और स्किनर की रख सकते हैं। बाकी ये जो थॉर्नडाइक, पावलो, बंडूरा है, इनकी थ्योरीज एग्जामिनर ज़्यादा नहीं पूछता है, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे पियाजे, वाइगॉस्की और स्किनर की थ्योरी पढ़ने में। एंड बाकी की थ्योरीज भी नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत मैं भी एक्सप्लेन करते हुए ऑफकोर्स चलूँगी। तो हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक की। तो अब हम शुरुआत करते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी से। द लर्निंग थ्योरी ऑफ द थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट्स एट द ओरिजिनल एसआर फ्रेम ऑफ द बिहेवियर साइकोलॉजी। लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेज। ये बिलीव रखता है कि एक इंडिविजुअल का लर्निंग प्रोसेस स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेज के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। Such associations or habits become strengthening or weakening by the nature and frequency of the stimuli responses pairing। और ये डिपेंड करते कि उसका नेचर और स्टिमुली रिस्पॉन्स की पेयरिंग की फ्रीक्वेंसी कैसी है। अब स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके अगेंस्ट या फिर उसके बिहाफ में सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। द पैराडिगम ऑफ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स थ्योरी वाज ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन विच सर्टेन रिस्पॉन्सेज बिकम टू डोमिनेटिंग अदर्स ड्यू टू रिवॉर्ड्स। ये एक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थी, जिसमें से कुछ केसेस यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स काफ़ी सही बैठे बट कुछ नहीं भी बैठे। थॉर्नडाइक्स थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द थ्री प्राइमरी लॉज। इसकी थ्योरी में 3 प्राइमरी लॉज हैं। पहला लॉ ऑफ इफेक्ट, देन लॉ ऑफ रीडीनेस, देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो आप ये चीज़ मेंशन कर लेना कि जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसमें 3 प्राइमरी लॉज होते हैं। पहला लॉ ऑफ इफेक्ट, देन लॉ ऑफ रीडीनेस एंड देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब हम तीनों लॉज के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट बताता है responses to a situation which are followed by rewarding state of affairs will be strengthened and become habitual responses of the situation। कि कोई भी पर्सन जिस भी सिचुएशन के अगेंस्ट या फिर पर्सपेक्टिव में जो भी रिस्पॉन्ड देता है, अगर उसको रिवॉर्ड किया जाए कि हाँ तुमने सही किया, तो वो सेम सिचुएशन पे हमेशा सेम रिएक्ट करेगा, सेम रिस्पॉन्स देगा, उसको ये हैबिट हो जाएगी। अब मैं आपको उसका एक एग्जांपल दूँ तो सपोज़ घर में सबसे छोटा बच्चा, उससे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सब मतलब बहुत ही उसको पैम्परिंग करते हैं उसकी। तो अगर उसको खाना खिलाया जा रहा है या फिर कोई चीज़ ऐसी खिलाई जा रही है जो हेल्दी हो बट उसको पसंद ना हो, तो वो सामने से सपोज़ उसको खिला रहे हैं तो वो सामने से उसको गिरा दे रहा है या फेंक दे रहा है। और जो फिर बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं मेनली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो कह रहे हैं कि चलो मत खिलाओ, वो नहीं खा रहा, वो गिरा रहा है तो मत खिलाओ। तो बच्चा इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएगा कि जब मम्मी सामने से मेरे को ये चीज़ खिलाएंगी जो मेरे को नहीं पसंद, चाहे वो दवाई हो, तो मेरे को उसको गिरा देना है, फेंक देना है, जिससे मेरे को वो ना खानी पड़े। समझिए। तो
उस स्टिमुली क्या था, जब मेरे को खिलाई जाएगी, रिस्पॉन्स क्या देना है कि मेरे को उसको नहीं खाना है, और उसको इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड किया गया। 1 बार 2 बार रिवॉर्ड, यानी ये नहीं होता कि कोई चीज़ गिफ्ट दो, रिवॉर्ड हम उसे भी कहते हैं कि हम उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे, दिलासा दे रहे हैं कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो बच्चे का काम तो हो गया ना, उसे तो वो कड़वी दवाई नहीं खानी पड़ी, उसको तो लग रहा है कि हाँ चलो जैसे मैं गिराऊंगा वैसे मैं इस चीज़ को नहीं खाना, मेरे को ये चीज़ नहीं खानी पड़ेगी। तो ये किस में आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट में ये चीज़ आती है। तो ऐसे ही इससे ही लिंक्ड है हमारा लॉ ऑफ रीडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी, जो हम आगे पढ़ते हैं डिटेल्ड में। तो हमने लॉ ऑफ इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि लर्निंग इज स्ट्रेंथन व्हेन अकम्पेन्ड बाय अ प्लीजेंट और सेटिस्फाई फीलिंग। एक बच्चे की लर्निंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी जब उसको उसके रिस्पॉन्सेज के बदले में प्लीजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग फील होएगी। जैसे मैंने आपको दवाई वाला बताया, यहीं पे अगर हम एक पॉजिटिव एग्जांपल ले लेते हैं, तो बच्चा वहीं पे उस चीज़ को खा रहा है, फ्रूट को, दवाई को आराम से खा रहा है, तो बच्चे का बिहेवियर ये भी एडेप्ट कर लेगा कि मैं ये चीज़ खा लूँगा तो मेरे को इसके बाद टॉफ़ी मिलेगी, या फिर मेरे को इसके बाद पार्क में घुमाने लेके जाएंगे, या फिर जो भी उसको चीज़ें पसंद हैं। लर्निंग इज़ वीकेंड व्हेन एसोसिएटेड विद एन अनप्लीजेंट फीलिंग। लर्निंग वीक होगी अगर हम बच्चे को डांट रहे हैं हर टाइम, उसको गुस्सा कर रहे हैं, या फिर उसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, उसको वो काम अच्छा नहीं लग रहा है, फिर वो कुछ खा रहा है उसको वो टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर उसकी फीलिंग अनप्लीजेंट है तो उसकी लर्निंग वीक होएगी। लर्निंग टेक प्लेस प्रॉपरली व्हेन इट रिजल्ट्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द लर्नर डिजायर्स प्लेजर आउट ऑफ इट। वही सेम चीज़ बार बार रिपीट है कि लर्निंग प्रॉपर हो पाएगी अगर बच्चे की सेटिस्फैक्शन हो रही है, वो उसको लाइक अच्छी फील आ रही है, प्लेजरेबल फील है। तो अब हम आते हैं द लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन इज स्ट्रेंथन बाय यूज एंड वीकन बाय डिसयूज। ये लॉ हमें बताता है कि अगर हम स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं बाय कॉन्टीन्यूस यूज से, वहीं पर अगर हम उसका डिसयूज़ करने लग जाए तो वो वीक होने लग जाएगा। आपको नाम से पता लग रहा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ में स्ट्रेंथनिंग गेन कर सकते हैं। बट अगर हम उस चीज़ की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसको छोड़ दे रहे हैं, तो फिर हमें उस पर्टिकुलर चीज़ में वीकनिंग फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ यूज़ यानी कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो हम उस चीज़ में और परफेक्ट होते जाएंगे, वहीं अगर हम उसको डिसयूज़ कर रहे हैं तो हम उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। थैंक्स मोस्ट ऑफ्टन रिपीटेड बाय बेस्ट रिमेंबर्ड। अगर हम वो वाली चीज़ सबसे अच्छे से याद रहती हैं जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क इन अ सिंगल सेशन। बच्चे एक सिंगल सेशन में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क को नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको सेरेब्रल पाल्सी की दिक्कत है या फिर आईडीडी है, तो शर्ट की बटनिंग या फिर शू लेसेस को टाई करना बच्चा एक बार में नहीं सीख पाएगा, क्योंकि शू लेस एक कॉम्प्लेक्स टास्क में आता है आईडीडी बच्चे के लिए, कि पहले लेसेस की नॉर्मल गांठ बांधो, फिर रिबन बनाओ, फिर उसकी गांठ बांधो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क में आ जाता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा पूरा टास्क एक सिंगल सेशन में सीख जाए। द इंस्ट्रक्टर मस्ट रिपीट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर एट रीजनेबल इंटरवल्स। जो टीचर होता है उसको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो एक रीजनेबल इंटरवल्स पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिपीट करता रहे। ऐसा नहीं उसने कोई चीज़ सिखा दी फिर वो छोड़ ही दे। सपोज अगर हम शू लेस की ही बात कर रहे हैं तो उस एजुकेटर को ध्यान रखना चाहिए कि उसको वो टास्क अच्छे से आए, उसमें उसकी परफेक्शन हो जाए। बेशक वो दूसरे टास्क पे मूव ऑन कर जाए उसको वो सिखाने के बाद, बट फिर भी कुछ इंटरवल्स के बाद उस टॉपिक पे उसको वर्क करना चाहिए फॉर द मैक्सिमम परफेक्शन। नेक्स्ट अब हम आते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस पे। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मोटिवेशन इज नीडेड टू डेवलप एन एसोसिएटेड और डिस्प्लेड चेंज बिहेवियर। ये हमें ये चीज़ दिखाता है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए या फिर बिहेवियर में चेंज करने के लिए, कुछ भी एक्वायर करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट। एक इंडिविजुअल बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख सकता है अगर वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी है उस चीज़ को याद करने के लिए। दे डू नॉट लर्न इफ़ दे सी नो रीज़न फॉर लर्निंग। कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी बच्चा या फिर आप हो या फिर मैं हूँ, हम कोई भी चीज़ को याद नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आप क्यों देख रहे हो ये वीडियो, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों करना है?
तो आप एग्ज़ाम में लिख सको। अब आपको ये एग्ज़ाम में क्यों लिखना है? मार्क्स के लिए। मार्क्स क्यों चाहिए? रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट क्यों चाहिए? ताकि आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो पाए। तो क्या है, आप ये सारी चीज़ें क्यों करते आ रहे हो? क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है उस चीज़ को करने का। तो ऐसे ही चाइल्ड के साथ होता है, अगर उसको रीज़न नहीं दिख रहा है वो चीज़ करने का तो वो उस काम को नहीं करता है। इसलिए हम छोटे बच्चे के लिए रिवॉर्डिंग मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उसको रीज़न दिखे, मैं काम करूँगा तो मेरे को मेरा टॉय मिलेगा। तो उसके पास रीज़न है काम करने का, उसको अपना टॉय चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एडिशनल लॉज की तरफ। जैसे इसके तीन प्राइमरी लॉ हैं, हमने ऊपर पढ़े थे 3 प्राइमरी लॉ हैं, तो कुछ एडिशनल लॉज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे लॉ ऑफ प्राइमेसी, थिंग्स लर्न फर्स्ट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, जो चीज़ें सबसे पहले याद की जाती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करती है। लॉ ऑफ रिसेंसी, थिंग्स मोस्ट रिसेंटली लर्न आर मस्ट रिमेंबर, जो बच्चे को अभी नया नया सिखाया होगा वो उसको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ये आप भी जानते हो, अगर हमने बच्चे को कोई चीज़ कल सिखाई है तो वो चीज़ उसको ज़्यादा याद होगी एज़ कंपैरिजन टू हमने बच्चे को कोई चीज़ 1 महीने पहले सिखाई हो तो। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंटेंसिटी, द मोर इंटेंस द मटीरियल टॉट द मोर लाइकली विल बी रिटेन, जितना हम इंटेंस मटीरियल यूज़ करेंगे उतने अच्छे से बच्चा चीज़ों को रिटेन कर पाएगा। जैसे कि रियल थिंग्स हो गई हैं, उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, क्लासरूम में बैठा रहे हैं, उसको कोई चीज़ टैक्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पिक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं लॉ ऑफ फ्रीडम पे, थिंग्स फ्रीली लर्न आर बेस्ट लर्न, जो चीज़ें हम फ्रीली याद कर पाते हैं वो हम अच्छे से ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं पैवलो की थ्योरी पे। इवान पैवलो परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्होंने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग का फॉर्मूला बताया है। और अब हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ही अटैच्ड अ ट्यूब विद द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ अ डॉग टू मेजर द अमाउंट ऑफ सलाइवा। ठीक है, उन्होंने एक डॉग के सलाइवरी ग्लैंड में एक ट्यूब फिट कर दी थी ताकि वो उसके अमाउंट ऑफ सलाइवा को मेजर कर सके। ही यूज टू रिंग अ बैल एंड देन गिव फूड, वो बैल, अब उनका पूरा ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि उन्होंने बैल रिंग की थी और फिर डॉग को फूड देता था टू ब्रिंग डॉग अंडर ऑब्जर्वेशन। इस तरह से उन्होंने उस डॉग को ऑब्जर्वेशन में रखा। इन द इनिशियल डेज डॉग सलाइवेटेड एट फूड ओनली, कुछ टाइम पर डॉग जो सलाइवा जनरेट करता था वो सिर्फ फूड को देखने पे ही करता था। बट व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड, बट जब सेम चीज़ बार बार होती रही, बेल रिंग होती थी डॉग को फूड मिलता था, बेल रिंग होती थी डॉग को फूड मिलता था, तो कुछ डेज बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डॉग का सलाइवा है वो सिर्फ बेल रिंग करने पे ही जनरेट हो जाता है। अब प्रोसेस समझो कि पहले बेल रिंग होती थी तो डॉग आता था, उसको फूड मिलता था, फिर सलाइवा जनरेट होता था, बट यही चीज़ रोज रोज होती रही तो डॉग के माइंड को समझ आ गया कि जब बेल रिंग होगी तब मेरे को खाना मिलने वाला है, तो सलाइवा बेल रिंगिंग के टाइम पे ही जनरेट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द न्यूट्रल स्टिमुली हैज़ बिकम अ कंडीशनल स्टिमुली। हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं जो न्यूट्रल स्टिमुली थी यानी बेल को रिंग करना, वो हमारी कंडीशनल स्टिमुली बन गई अगर हम उस टास्क को बार बार रिपीट करते हैं तो अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की स्टेजेस या फिर कह लो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हैं एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ये 5 इसकी प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। तो अब हम 5 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं एक्विजिशन पे। ये वो स्टेज है क्लासिकल कंडीशनिंग की जहाँ पे स्टिमुली ऑब्जर्वेशन के अंडर में वो वाले रिस्पॉन्सेज जनरेट करने लग जाता है जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के सिमिलर होते हैं। इस प्रोसेस को एक्विजिशन कहा जाता है। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द लर्निंग, ये सबसे इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज होती है लर्निंग प्रोसेस की, जो हमारा रिस्पॉन्स इस्टेब्लिश करती है। जैसे कि इनिशियल स्टेज क्या थी, बेल रिंग हो रही थी तो फूड मिल रहा था, तो हमारा इनिशियल स्टेज था जिसने रिस्पॉन्स जनरेट किया कि बेल रिंग होने पे डॉग को आना है, एंड स्ट्रेंथन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड प्रेजेंटेशन। और ये वाली प्रैक्टिस और ज़्यादा इन्हेंस होएगी जब इसको रिपीटेडली किया जाएगा। जैसे रोज़ होता था ना टास्क, बेल रिंग होती थी तो रोज़ डॉग आता था,
तो डॉग के माइंड में ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांगली बैठ गई है कि जैसी बेल रिंग होगी मेरे को जाना है, जिससे मेरे को खाना मिलेगा। तो वो वाला टाइम पीरियड जब डॉग सलाइवा जनरेट करता था बेल रिंगिंग की टाइम पे ही, उस वाले टाइम पीरियड को हम स्टेज ऑफ एक्विजिशन कहेंगे। यानी कि कंडीशनल स्टिमुली थी फूड मिलना, मगर अनकंडीशनल स्टिमुली थी बेल रिंग होना। कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस पे, डेली प्रैक्टिस पे जो डॉग है वो हमारी कंडीशन स्टिमुली का रिस्पॉन्स नॉन कंडीशनल स्टिमुली के टाइम पे भी देने लग गया था, जो आपको ऊपर डेफिनेशन में अच्छे से दिख रहा है। मैं डेफिनेशन वापस से हाईलाइट कर देती हूँ। देखो ये जो रेड बॉक्स में है, द एक्विजिशन स्टेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच स्टिमुलस under observation start generating response similar to the unconditional response is called the acquisition. Unconditional response क्या था? बेल रिंग होना। कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था? खाना मिलना। दोनों में डॉग का सेम रिस्पॉन्स था क्या? सलाइवा जनरेशन। तो इस प्रोसेस को एक्विजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्सटेंशन पे। इफ वी प्रेजेंट कंडीशनल स्टिमुली विदाउट द अनकंडीशनल स्टिमुली मल्टीपल टाइम्स द कंडीशनल रिस्पॉन्स स्टार्ट डिक्रीजिंग। अगर हम डायरेक्ट कंडीशनल स्टिमुली प्रोवाइड करने लग जाएं विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुली, तो जो हमारी अनकंडीशनल स्टिमुली थी वो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। दैट इज इट ऑब्जर्व्ड इन पैब्लो एक्सपेरिमेंट। अब हम इसे पैब्लो के एक्सपेरिमेंट के परस्पेक्टिव से समझे तो अगर बेल रिंग हो रही है पर उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो डॉग का बेल रिंग होने पे सलाइवा जनरेट होना धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा एंड इवेंचुअली डिसअपियर। क्योंकि डॉग को सलाइवा जनरेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको खाना मिल रहा था। अब सिर्फ बेल ही रिंग होती रहेगी, उसको खाना ही नहीं मिलेगा, तो ऑफकोर्स उसका जो रिस्पॉन्स था वो धीरे धीरे कम होएगा एंड कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पॉन्स। इसे एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी पे। अ प्रिंसिपल ऑफ द स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच अ कंडीशनल रिस्पॉन्स विच हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड अर्लियर रिमर्जेस आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी किसे कहा जाता है? जब कोई भी रिस्पॉन्स एक्सटिंग्विश हो गया, खत्म हो गया, बट फिर उसको वापस से शुरू किया गया एंड धीरे धीरे उस पर्टिकुलर टास्क पे, उस पर्टिकुलर स्टिमुली पे सेम रिस्पॉन्स वापस से जनरेट हुआ, तो इसे स्टिमुलस ऑफ रिकवरी कहा जाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख ले तो जब बेल रिंग होती थी तो डॉग सलाइवा जनरेट करता था, सिर्फ किस वजह से? ताकि उसे खाना मिलेगा, बट उसको फिर खाना नहीं मिलता था तो धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्ड खत्म हो गया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख ले तो एक पर्सन है जिसने स्मोकिंग को क्विट कर दिया है, बट एक गैदरिंग में जहाँ पे सब इकट्ठा हुए उस गेट टुगेदर में उसने देखा कि बाकी के सारे लोग स्मोक कर रहे हैं, तो उसको भी होगा स्मोकिंग का, उसको फील होगा कि मैं भी स्मोक करूँ या मैं भी स्मोक कर रहा हूँ। तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी थी, एकदम से हुआ ऐसा, उसने छोड़ दी थी वो चीज़, मगर वो उस चीज़ के लिए पहले तो हैबिचुअल था, तो उसने अपनी सराउंडिंग्स में देखा तो उसको फील हुआ कि ऐसा मैं भी करूँ या फिर ऐसा मैं भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्टिमुलस जनरेशन पे। अ फिनोमिना इन विच द स्टिमुली सिमिलर टू द कंडीशनल स्टिमुली start generating the same response as that generated by the conditional stimuli is called the stimulus generalization. अब हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो we stop at the red traffic light without bringing their shape or size in consideration. हमें ये आदत है कि हम जब रेड लाइट होगी रोड पे तब हमें रुक जाना है, उसकी शेप और साइज़ को देखे बिना कि रेड लाइट छोटी है, उसका शेप सर्कल है या नहीं है, हम ये सब चीज़ नोटिस नहीं करते। हमारा माइंड क्या कैच करता है कि रेड लाइट हो गई तो रुक जाओ, बट हमारे माइंड को ये भी तो पता है कि जो लाइट होती है उसकी शेप सर्कल होती है, तो हाँ रेड लाइट देख के हम रुक जाएंगे, मगर हमारे माइंड में ये भी चीज़ स्ट्राइक होगी कि इसकी शेप अलग है, थोड़े चेंजेस तो हैं। तो इसमें यही लिखा है ऑल्सो द अफेक्ट नॉट एज इंटेंस, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, हम रुक तो जाएंगे एज द ओरिजिनल वन, बट इट हेल्प्स अ लॉट, ग्रेटर द सिमिलैरिटी ग्रेटर द अफेक्ट। जितनी ज़्यादा सिमिलर चीज़ होगी उतनी ज़्यादा हमें अफेक्ट होएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन पे। द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू स्टिमुली, वन कैन जनरेट द रिस्पॉन्स एंड द अदर कैन नॉट, इज कॉल्ड स्टिमुली डिस्क्रिमिनेशन. That is ability to differentiate between the phone bell and the doorbell, neighbor's dog barking and your dog barking.
ये क्लासिकल कंडीशनिंग का वो वाला प्रिंसिपल है जो कंसीडर करता है दो डिफरेंट स्टिमुली में डिफरेंस को फाइंड आउट करने में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा फ़ोन बेल रिंग कर रहा है इसकी साउंड अलग है एंड हमारे डोर बेल की साउंड अलग है। अगर हमारा डॉग बार्क कर रहा है और नेबर का डॉग बार्क कर रहा है तो हमें समझ आ जाता है कि ये हमारा वाला डॉग है या फिर नेबर का है। तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट आते हैं हम स्किनर की थ्योरी पे। ये फादर थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के, बट हिज वर्क वाज बेस्ड ऑन द थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। मगर इनका जो काम है वो किस पे बेस्ड है, जो हमने ऊपर लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज is likely to be repeated and the behavior followed by unpleasant consequences is less likely to be repeated। जो हमने ऊपर लॉ ऑफ इफेक्ट में पढ़ा था कि किसी चाइल्ड को या फिर किसी इंडिविजुअल को एक प्लीजेंट फीलिंग मिल रही है उस टास्क को करने में, तो ऑफकोर्स उसको वो रिपीटेडली करेगा। बट वहीं ऑन द अदर हैंड अगर उसको प्लीजेंट फीलिंग नहीं मिल रही है, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो वो उस टास्क को बार बार नहीं करेगा। स्किनर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म इनटू द लॉ ऑफ इफेक्ट। उन्होंने इस लॉ ऑफ इफेक्ट की एक न्यू टर्म निकाली जो थी रीइंफोर्समेंट, जिसमें हमें देखना है बिहेवियर विच इज रीइंफोर्स्ड टेंड टू बी रिपीटेड, बिहेवियर विच इज नॉट रीइंफोर्स्ड टेंड टू डाई और आउट ऑफ द एक्सटिंग्विश्ड। वही सेम चीज़ है, जो रिपीट करेंगे वो हम अच्छे से सीख पाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद नहीं है वो धीरे धीरे एक्सटिंग्विश हो जाएगी। यहीं पे हम प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के। पहला रीइंफोर्समेंट, नेक्स्ट पनिशमेंट, नेक्स्ट शेपिंग एंड स्टिमुली जनरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन सिमिलर टू दैट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पहला बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए अगर वो कोई चीज़ गलत कर रहा है तो, एंड हमें डिस्क्रिमिनेशन पता होना चाहिए एक बच्चे की एबिलिटी, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी की अलग अलग स्टिमुली पे डिफ्रेंशिएट कर सके। तो यही इसका और एक्सप्लेनेशन नीचे गिवन है, जैसे कि रीइंफोर्समेंट का, पनिशमेंट का, शेपिंग का। तो ये आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे आपको नोट्स दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे से आप पढ़ना चाहो तो। बाकी जो मैंने समझा दिया इतना ही है, इसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो वही सेम चीज़ वापस से मैं पढ़ के नहीं बता रही, हम डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करते हैं, हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ये पनिशमेंट का एंड ये शेपिंग का। नेक्स्ट अब हम आते हैं बंडूरा की थ्योरी पे। वैसे ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम देखते हुए चले तो बंडूरा इज़ बेस्ट नोन परहैप्स फॉर द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बंडूरा ने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। इनका क्या एक्सपेरिमेंट था कि एक प्री स्कूल एज्ड बच्चे के सामने उन्होंने बोबो डॉल को काफ़ी फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज़ किया, एंड देन उन्होंने नोटिस किया कि जो वो प्री एज स्कूल स्टूडेंट था वो भी सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है, जिससे उन्हें पता चला कि जो चाइल्ड होता है वो एडल्ट्स बिहेवियर को एडेप्ट कर लेता है, उस एडल्ट के बिहेवियर से, अपने बड़ों के बिहेवियर से सीखता है। बंडूरा's finding led him to develop what was first termed social learning theory in 1960। इससे बंडूरा ने अपनी थ्योरी दी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अटेंशन, मेन चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे। तो अटेंशन क्या होता है? बीइंग फोकस्ड ऑन द टास्क at one hand becomes the first step for retaining information and getting acquired to the knowledge। अटेंशन कहा जाता है किसी भी चीज़ पे पूरा फोकस करने को, और ये बहुत ज़रूरी होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी चीज़ को लर्न करने का, इंफॉर्मेशन रिटेन करने का या फिर नॉलेज एक्वायर करने का। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल रिटेंशन। हाउ विल दैट बिहेवियर बी रिमेंबर्ड? उस चाइल्ड को बिहेवियर किस हद तक, किस तरह से याद रहा है, उसे रिटेंशन कहते हैं। ऑब्जर्वर रिटेन्स एंड सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज विच दे रिट्राइव फॉर फ्यूचर लिमिटेशंस ऑफ द बिहेवियर। उसको याद रहेगा तभी तो वो उस बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर पाएगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल प्रोडक्शन। After having observed, paid attention and remember the behavior task, we should be able to perform it ourselves। अब हमने चीज़ों पे अटेंशन के थ्रू उसे समझ लिया है, उसे सीख लिया है, उसको याद कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसको परफॉर्म करना खुद से। तो ये आता है हमारा प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन।
मोटिवेशन कुड बी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर द सोशल लर्निंग थ्योरी। ये हम सभी जानते हैं, हमने अभी पढ़ा कि किसी भी चाइल्ड के अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को याद करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। तो इसमें वही कहा गया है कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कंसीडर किया जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी में। सोशल लर्निंग थ्योरी इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर द एजुकेशन फील्ड। जो सोशल लर्निंग थ्योरी होती है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी एजुकेशनल फील्ड में। जैसे कि अटेंशन, हम अटेंशन से सुनेंगे, अटेंशन से सीखेंगे, तभी तो आ पाएगा। रिटेंशन, सीखने के बाद उस चीज़ को याद रखेंगे। प्रोडक्शन, उसको प्रोसेस करेंगे, परफॉर्म करेंगे। एंड देन मोटिवेशन, हम बच्चे को पढ़ने का मन होना चाहिए, उसको होगा कि मेरे को हाँ पढ़ना है, तभी तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा। तो ऑफकोर्स हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल होती है हमारी एजुकेशन फील्ड में। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में ये सब कुछ। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारी पियाजे की थ्योरी की तरफ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी। अगर आपने सीटेट दिया होगा या फिर आप देने वाले हो तो भी उसके लिए ये पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी में से सीटेट में भी काफ़ी मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये थ्योरी तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस डिप्लोमा के लिए भी, सीटेट के लिए भी, आने वाले DSSB, KVS सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे साइकोलॉजी सेक्टर में पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम शुरू करते हैं। जो पियाजे की थ्योरी थी उसका मेन फोकस था कि वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस करे। एंड इसमें उसने इस थ्योरी में पियाजे ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है हमारी प्रीवियस नॉलेज को, कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है उसी में हम एकोमोडेट करते हैं हमारी न्यू नॉलेज को, जिससे हमें एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जीन पियाजे's theory of cognitive development suggests that children move through 4 different stages of mental development. अब इन 4 different stages को हम आगे पढ़ेंगे। His theory focuses not only on understanding how children acquire knowledge. जो जीन पियाजे की थ्योरी थी ये सिर्फ इसी पे फोकस नहीं करती थी कि एक चाइल्ड किस तरह से नॉलेज को एक्वायर करता है, बल्कि उसके नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को भी समझती थी। आफ्टर ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन क्लोजली, बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद पियाजे प्रपोज दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ द एडोलेसेंस। उन्होंने ये चीज़ को समझा कि बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट उसके बर्थ से लेके एडोलेसेंस के एंड तक होता है। बाय स्टेजेस ही मेंट अ सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग पैटर्न्स इनटू 4 की फीचर्स। पहला था हमारा दे ऑलवेज हैपन इन द सेम ऑर्डर, हमेशा सेम ऑर्डर में चीज़ें चलेंगी। नो स्टेज इज एवर स्किप्ड, किसी भी स्टेज को स्किप नहीं किया जा सकता है। ईच स्टेज इज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेज बिफोर इट, हर स्टेज का एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ईच स्टेज इज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेज बिफोर इट, ईच लेटर स्टेज इज इनकॉर्पोरेटेड इन द अर्ली स्टेजेस इनटू इटसेल्फ। तो जो हमारी 4 मेजर स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो है पहली सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग एंड फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं मेन चीज पे। अब पियाजे की थ्योरी की मेन चीज आई है जो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन 3 मेन प्रिंसिपल्स। 3 मेन प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। अब उन प्रिंसिपल्स को हम पढ़ते हैं। पहला एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। अब इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या होता है। A schema describes both the mental and physical actions involved in understanding and knowing. Schema is categorized as knowledge that help us to interpret and understanding a word. स्कीमा हम एक बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज़ के बारे में पहले से कितना जानता है उसको हम स्कीमा कहेंगे। इन पियाजे व्यू स्कीमा इंक्लूड्स बोथ कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। पियाजे की अकॉर्डिंग स्कीमा नॉलेज को और नॉलेज गेन करने के प्रोसेस को दोनों को कहा जाता है। एज एक्सपीरियंसेस हैपन द न्यू इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड टू मॉडिफाई टू क्रिएट चेंज प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा। मेन चीज़ अच्छे से समझते हुए सुनते हुए चलना। उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है, यानी कि जो पहले की नॉलेज है, उसमें ही हम न्यू इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं। यानी कि बच्चे की पहले की कोई नॉलेज है
उसी में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं उसको न्यू इन्फॉर्मेशन से गो थ्रू कराने के लिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले तो चिल्ड्रन में नो स्कीमा अबाउट द टाइप ऑफ एनिमल्स। चिल्ड्रन को एनिमल्स के बारे में पहले से कुछ नॉलेज है, जैसे कि डॉग। इफ द चाइल्ड सोल एक्सपीरियंसेस हैज बीन अ स्मॉल डॉग्स, अ चाइल्ड माइट बी बिलीव दैट ऑल डॉग्स आर स्मॉल, फर्री एंड हैव 4 legs। अगर चाइल्ड की पहले की नॉलेज यानी प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा ये है कि एक छोटा सा डॉग होता है, एक छोटा सा क्यूट सा पपी होता है, तो उसकी नॉलेज कहाँ तक लिमिटेड है कि एक छोटा डॉग होता है, फर्री सा होता है और उसके 4 legs होते हैं। उसके बाद चाइल्ड एनकाउंटर करता है अलग अलग डॉग्स को, जिससे उसे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अपनी मॉडिफाइंग करता है प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को। कैसे? न्यू ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कि हाँ डॉग और भी तरह के होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, फरी भी होता है और अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट आते हैं एसिमिलेशन पे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन स्कीमा इज नोन एज एसिमिलेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन को हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करके गेन करना, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। यानी हमारी प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करना, न्यू इन्फॉर्मेशन समझना, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। इसी से रिलेटेड आता है हमारा एकोमोडेशन। Another part of adaptation involves changing or alternating to the existing schema। अब हमारी जो पहले की नॉलेज से हमने उसमें चेंजेस कर लिए हैं, उस चीज़ को समझ लिए है, उसमें मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एकोमोडेशन। नेक्स्ट आते हैं हम इक्विलिब्रेशन पे। पियाजे बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस बनाए रखने को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। It is achieved through a mechanism Piaget called equilibration. Child processes through the stages of cognitive development, important to maintain balance between applying previous knowledge and changing behavior account of new knowledge। यानी कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी पुरानी नॉलेज में न्यू नॉलेज को एडेप्ट करते रहें, मॉडिफाई करते रहें, जिससे हमें सारी चीज़ों की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहे। तो इक्विलिब्रेशन मेंटेन करना हमारे एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हमारा पियाजे थ्योरी ख़त्म होती है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने वाइगॉस्की की थ्योरी पे। ये पहले पर्सन थे, पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एग्जामिन किया कि किस तरह से हमारी सोशल इंटरेक्शंस हमारे कॉग्निटिव ग्रोथ पे असर डालती हैं। He was convinced that learning occur through interactions। उन्हें ऐसा लगता है कि learning interactions के थ्रू occur होती है with in our communities। जैसे कि interaction किसके साथ? peers के साथ, adults के साथ, teachers के साथ और other mentors के साथ। According to Vygotsky theory, human actions is situated in socio-cultural historical settings and meditated by tools and science। ऑल ह्यूमन एक्शंस, सारे ह्यूमन एक्शंस हमारी थिंकिंग को इंक्लूड करते हुए आर मेडिटेटेड बाय मटीरियल एंड सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट्स। दे आर कल्चरली कंस्ट्रक्टेड एंड सोशली यूज्ड। वह सारे हमारी थिंकिंग जो है, हमारा बिहेवियर है, सब कुछ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड किया जाता है एंड सोशली यूज किया जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो अ वर्बल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड मीनिंग। अगर हम किसी वर्ड का वर्बल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वर्बली मीनिंग बता रहे हैं, or the procedure of a science experiment works to mediate the students' thinking। The way in which students think, solve problems and use concepts as related to their social and cultural context। हम बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, कोई भी चीज़ बताने के लिए किस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, ये प्रभाव डालता है बच्चे की थिंकिंग को, बच्चे की एबिलिटीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ऑफकोर्स अगर बच्चे ने सब कुछ ऑरली वर्बली समझा है तो उसको चाइल्ड उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बट हाँ, अगर उसने हैंड ऑन लर्निंग, टैक्टाइल एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट किए हैं, देन उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कुछ अलग हो सकता है। नेक्स्ट एक ये भी पॉइंट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ सोशल ओरिजिन एंड मेडिटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्रूशियल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। बट हाँ, अब हमें मेन फोकस करना है वाइगॉस्की की थ्योरी का मेन पर्पस क्या है, वाइगॉस्की की थ्योरी ने हमें मेन चीज़ क्या दी है। तो ये सारा एडिशनल थ्योरी है, आप पढ़ सकते हो चाहो तो। बाकी मैं मेन चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। लर्निंग से हमारा डेवलपमेंट होता है। अब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो पहला
PD, ये होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रेंज नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक ऐसा जोन होता है जिधर बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, एंड इधर उनको सपोर्टर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि उसके सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ट्यूटर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए। मतलब उनको एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आर बिल्ड ऑन एंड ट्रांसफर्ड एवरीडे कॉन्सेप्ट्स। एवरीडे एंड स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। जो हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस रहता है वो ऑफकोर्स हमारे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है, जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू। बट ऑन द अदर हैंड जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में होते हैं, इस वजह से उन्हें काफ़ी इजीली मैनिपुलेटेड किया जा सकता है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ कॉइन्स, व्हील्स एंड पिज्ज़ा। अगर हम बात करें अपने ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट की, जिसमें अगर हम सर्कल की बात करें तो एक चाइल्ड कैसे समझता है कि हाँ, गोल तो एक सिक्का होता है, एक पहिया होता है, और हमारे पिज्ज़ा की शेप भी गोल ही होती है। वहीं पे इट इनेबल्स अ मोर जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेप। वहीं पे अगर हम एक सिस्टमेटिक वे की बात करें तो चाइल्ड को एक सर्कल की इतनी सी डेफिनेशन कि हाँ, सिक्का गोल होता है, मेरी मम्मी की रोटी गोल होती है, इससे काफ़ी अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। एक सर्कल के बारे में उसे काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होएगा, तो वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएगा एक सर्कल से रिलेटेड या फिर किसी भी ऑन टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट, वाइगॉस्की इन्फ्लुएंस ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस। वाइगॉस्की की थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस करती है टीचिंग प्रैक्टिस पे, यानी कि जो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिधर बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कोई भी नई चीज़ को एक्वायर करने में, उसको और इन्हेंस करना चाहिए, जो इम्पैक्ट डालती है बच्चे की एक अच्छी लर्निंग पे। अब हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं वाइगॉस्की की थ्योरी की, which is scaffolding. The aim of scaffolding is offer assistance to ensure that a student is successful in their learning, as to strong parallels to Vygotsky concept of meditation in the zone of proximal development. Scaffolding mainly एक teaching process को कहा जाता है जहाँ पे learner एक उस पर्सन के साथ इंटरेक्ट करता है जिसे उस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज हो, फिर चाहे से वो उसका टीचर हो या कोई और मेंबर हो, बट हाँ, दोनों आपस में डील करते हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं अपना किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। रेदर देन एडेप्टिंग द टास्क, किसी भी टास्क को एडेप्ट कर लो, इसकी जगह वाइगॉस्की बिलीव करता है स्कैफोल्डिंग पे, जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है कंप्लीट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। क्या क्या है? पहला, मॉडलिंग द थिंकिंग एंड बिहेवियरल नीडेड, बच्चे की थिंकिंग को, बिहेवियर को मोल्ड करना कि उसको उस चीज़ के बारे में हम समझाएंगे तो ऑफकोर्स उसकी थिंकिंग चेंज होएगी। सिंप्लीफाइंग द स्टूडेंट्स रोल थ्रू इंटरवेंशंस, स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाईलाइटिंग द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द टास्क एंड प्रोवाइड साउंडेड बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स टू डिस्कस देयर आइडियाज। इन सभी चीज़ों को, इन सभी एक्सपेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है किसी भी बच्चे को कुछ भी नया सिखाने के लिए। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, स्क्रीन पे देखना ध्यान से, एक सेकेंड। देखो, अब स्क्रीन पे देखते हुए चलना, जो वाइगॉस्की की थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है ये वो डायग्राम, एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, ठीक है। ये वाला होता है जब बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, कांट डू एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला है मेन, ये होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इधर बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हमारा एक स्टेज आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिधर बच्चे को सिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा वो वाला स्टेज जिधर बच्चा अच्छे से सीख चुका होता है, उसको चीज़ें आ चुकी होती हैं एंड वो खुद से टास्क कर सकता है। तो हमारे ये 3 स्टेजेस होते हैं। एक ये ब्लू वाला जिसे हम कहते हैं कि बच्चा कुछ भी खुद से नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिधर बच्चा सीख रहा होता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है
वो वाला पार्ट जिधर बच्चा सीख के टास्क को खुद करने के लिए एबल रहता है। समझ गए? चलो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पीयर ट्यूटोरिंग की तरफ। ये क्या होता है? पीयर ट्यूटोरिंग इनेबल्स most students to be supported to reach a higher level of competence that could be possible if the teacher was the only mediator। तो peer tutoring of course उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे सारे बच्चे मिलके कोई चीज़ को सीखते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल को देखो, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम बच्चे की पेयरिंग कर दें, एक बच्चा वो है जिसको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आती है एंड एक बच्चा वो है जिसको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है। अगर हम इन दोनों का पेयर बना दें तो ये दोनों मिलके उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी वाला फर्स्ट बच्चे को वोकैबुलरी सिखा देगा एंड ग्रामर वाला अपनी ग्रामर की नॉलेज इस बच्चे के साथ शेयर कर देगा, तो दोनों मिलके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स पीयर ट्यूटोरिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि बच्चों में कंपटीशन वाली फीलिंग भी हो जाती है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली फीलिंग भी हो जाती है, साथ में इंटरेक्शन भी हो जाता है। तो नेक्स्ट अब और कुछ टर्म्स भी दी हुई हैं, जैसे फंड्स ऑफ नॉलेज, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सब आप पढ़ सकते हो। आपको स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता तो आई डोंट थिंक सो कि ये कराने की ज़रूरत है। हम सीधा आगे अपने मेन टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग, डायलॉजिकल टीचिंग, ये सब कुछ खास ज़्यादा पढ़ने का नहीं है ना, इसमें से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है, तो मैं ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ नोट्स, आप चाहो तो पोस्ट करके पढ़ सकते हो, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग एंड मेरे एक्सपीरियंस पे इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर दो। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3.3 की तरफ, जिसमें हमें लर्निंग स्टाइल्स और टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ लर्नर्स देखते हैं। तो हमारे पास पहला होता है प्रिंट लर्नर। प्रिंट लर्नर वो लर्नर होता है जो डाटा को देख के ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है प्रिंटेड इन वर्ड्स, जैसे कि जो बुक रीडिंग जिनको पसंद होती है, डिक्शनरी से लोग समझते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, नोट्स का ज़्यादा उनको हेल्प रहता है, तो वो होते हैं प्रिंट लर्नर्स, जो चीज़ों को पढ़ के, प्रिंटेड वर्ड्स को, प्रिंटेड डाटा को पढ़ के अच्छे से सीखते हैं। When presenting key terms and concepts refer to the text book, ज़्यादा टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं। प्रिंट लर्नर्स कैन लेटर गो बैक एंड स्टडी द मटीरियल, उन्हें ज़्यादा उनको पसंद होता है मटीरियल को पढ़ते रहना। कंसिडर यूजिंग हैंड आउट्स एंड स्टडी शीट्स, कैन मेक ऑन देयर स्टडी शीट्स एंड वर्ड गेम्स कैन हेल्प प्रिंट लर्नर्स ग्रैस्प की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ऑफकोर्स जो वर्ड गेम होता है, जो स्टडी शीट्स होती हैं यानी कि नोट्स वगैरह, वो इन प्रिंट लर्नर्स को ज़्यादा हेल्प करते हैं कोई भी नॉलेज को अच्छे से गेन करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है विजुअल लर्नर्स। तो विजुअल लर्नर्स ऑफकोर्स वो होते हैं जो चीज़ों को देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, यानी कि वन वे ऑफ लर्नर्स टू सी द आइडिया इन थ्रू विजुअलाइजेशन, discuss basic concepts using overhead transparency or the board. In addition, ask students to make a mental picture before you write a descriptive phrase or idea in the transparency or board. ये वो लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को देख के ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, उन्हें विजुअल प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होती है। फिर ऐसे हम उन्हें सपोज फ्रूट्स का बता रहे हैं, एनिमल्स का, बर्ड्स का, बॉडी पार्ट्स का, कोई भी चीज़ अगर हम उन्हें सिखा रहे हैं एंड एडिशनली हम उनको कोई पिक्चर प्रोवाइड कर दें, कोई वीडियो प्रोवाइड कर दें, तो वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे, क्योंकि वो विजुअल लर्नर्स हैं, जिसका मतलब वो चीज़ों को देख के अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए हमें उन्हें विजुअल कंटेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख ले तो वीडियो टेप्स या फिर चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स, इलस्ट्रेशंस, मैप्स, फोटोग्राफ्स, टेबल्स या फिर और ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें होते हैं जो हम विजुअल लर्नर को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ये वाले लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को सुन के बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, उनका बेस्ट लर्निंग मीडियम होता है हियरिंग। जो टेक्स्ट बुक को रीड करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, उन्हें पसंद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अटेंड करें, क्लासेस में सुने इंस्टेड ऑफ नोट्स बनाएं या फिर नोट्स रीड करें। मेनली उनका फोकस सुनने पे होता है। आज स्टूडेंट्स टू समराइज देयर रीडिंग एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन एक्टिविटीज़, जिसमें स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो अपनी रीडिंग को समराइज करें डिस्कशन एक्टिविटीज़ में। जैसे कि डेवलप, इन बच्चों की वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को सुनते हैं, न्यू वर्ड्स को सुनते हैं। और आइडेंटिफाई स्टेप्स थ्रू लेक्चर्स और टेप ट्यूटोरियल्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर सुनते हैं या फिर रिकॉर्डेड जो ऑडियोज़ होती हैं, टेप्स होती हैं, उन्हें सुनते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए।
Have students recite step to each other pair or in small groups in order of 3. For example, each student should get opportunity to explain the procedure to the other student. Through this process, each student in group will be explain the procedure once and hear the procedure twice. यानी कि इन लर्नर्स के लिए हम एक ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हम इन दो तीन ऑडिटरी लर्नर्स को एक ग्रुप बना दें एंड देन वो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझाए, फिर दूसरा स्टूडेंट दूसरा कॉन्सेप्ट समझाए। तो ये चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे टेक्टाइल लर्नर्स। ये वो लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को टच करके या फिर हैंडल करके ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। बाय 4th ग्रेड टेक्टाइल लर्नर्स अप्रिशिएट लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट यूज फाइन मोटर स्किल्स इंक्लूडिंग राइटिंग। मेनली हमारे 4th ग्रेड तक टेक्टाइल लर्नर्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो फाइन मोटर्स का यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट्स को टच करके, जैसे सपोज राइटिंग है तो काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है कि उसने अपने फाइन मोटर्स को अच्छे से यूज़ किया है, पेंसिल पे ग्रिप अच्छी बनाई है। मैनिपुलेटिव्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू टेक्टाइल लर्नर्स। They also benefit from participating in hand-on activities. Of course, they hand-on activities में भी participate करते हैं, रोल प्लेइंग में या फिर क्रिएटिंग डिस्प्लेज में। उन्हें ये चीज़ याद रहती कि उन्होंने ये चीज़ कैसे की थी और किस तरह से उन्हें करनी चाहिए। They do not necessarily remember what they saw others to do and what they hear. इन टेक्टाइल लर्नर्स को ज़्यादा वो चीज़ें याद नहीं रहती जो वो दूसरों को करते हुए देखते हैं या फिर जो सुनते हैं, नहीं, इन्हें वो जो चीज़ को ये टच करते हैं, जिन चीज़ों को ये एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। अब हम यहाँ पे काइनेस्थेटिक लर्नर्स की भी बात कर ले अगर, तो काइनेस्थेटिक लर्नर्स अचीव बेस्ट बाय टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। ये काइनेस्थेटिक लर्नर्स अपना बेस्ट तभी दे सकते हैं जब वो क्लासरूम में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं। मोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ काइनेस्थेटिक लर्नर्स। इसमें जो मोशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काइनेस्थेटिक लर्नर्स का। Simply allowing students to move about the classroom can be particularly helpful to kinesthetic learners. For example, walking to the board and walk on a problem involves the motion required to walk and write. अब काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जो खुद पूरा अपना इन्वॉल्वमेंट फील करते हैं किसी एक्टिविटी में, तभी उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। जैसे कि ये लर्नर्स तब नहीं समझ सकते कि हमने इन्हें एक जगह बैठा दिया, अब इन्हें लेक्चर दिए जाओ, नोट्स दिए जाओ, ओरली बताए जाओ, वर्बली सिखाए जाओ, नहीं, इन्हें नहीं समझ जाएगा। वहीं पे अगर हम इन्हें कहेंगे कि तुम आओ आगे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, आगे आके ये देखो ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये चीज़ है, ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वैसे होता है, उनको मतलब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा उनका रहेगा, जितना हैंड ऑन एक्सपीरियंस उनका रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। जैसे कि डिज़ाइन एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू मूव फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी चाहिए जो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व रखे, जैसे यहाँ से वहाँ जाना। ड्यूरिंग सम एक्टिविटीज़ अलाउ स्टूडेंट्स टू मूव अबाउट द रूम टू यूज सर्टेन रिसोर्सेज लाइक डिक्शनरी, पेंसिल शार्पनर और सिंक। अलाउ स्टूडेंट्स टू यूज टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल एट द क्लासरूम टू कंप्लीट असाइनमेंट। हमें उन स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि वो टेक्निकल टूल्स का यूज़ करें जो क्लासरूम में प्रेजेंट है अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ा फोकस करें उनको फिजिकली इन्वॉल्व रखने में। ऐसा ना हो कि वो बस बैठे रहे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं। उन्हें अपना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो तो चीज़ें याद रहती हैं, तो चीज़ें समझ आती हैं, तो ही वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। तो आई होप आपको इसी के साथ 3.3 समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में पढ़ा, ऑडिटरी लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स, टैक्टाइल लर्नर्स एंड प्रिंट मीडिया लर्नर्स। तो अब हम मूव करते हैं हमारे 3.4 की तरफ, जिसका नाम है सोशल कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो बेसिकली हमें इसमें ये पढ़ना है कि हमारे क्या क्या सोशल कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग पे अफेक्ट डालते हैं। अब हम ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिशन है एंड इसमें काफ़ी अलग अलग तरह से वेरियस पार्ट्स एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, जैसे कि कर्मा, धर्मा एंड जाति। मेन डिफ्रेंशिएशन किया जाता है हमारा सोशल डाइवर्सिटी किन किन बेसिस पे। पहला लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि भाषा, कि किसी पर्सन की अलग भाषा होती है, किसी की अलग होती है, तो इस बेसिस पे भी हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट यानी जाति के बेसिस पे, ट्राइब के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे।
तो ये सारे हमारे अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी के जो टाइप्स है, ये सभी लर्निंग पे अपने अलग अलग तरीके से अफेक्ट डालते हैं। जैसे कि लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज हमारे लर्निंग पे बहुत अफेक्ट डालती है कि कोई बच्चे की क्या भाषा है, वो किस भाषा का यूज़ करता है, उसके आसपास वाले लोग क्या भाषा का यूज़ करते हैं, ये उसकी लर्निंग पे भी अफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट, रिलीजन की वो किस रिलीजन में पला बढ़ा, उसके रिलीजन के क्या मोरल एंड वैल्यूज़ हैं, ये भी उसकी लर्निंग पे अफेक्ट डालेगा। कास्ट की वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, ये भी उसके लर्निंग पे असर डालता है। नेक्स्ट, ट्राइब भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सोशल कल्चरल ग्रुप का, जो बच्चे की लर्निंग पे इफेक्ट डालता है। एंड लास्ट, जेंडर एक हमारा सोशो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मैन एंड वुमेन में, एंड ये भी हमारी सोसाइटी में कुछ तौर से लर्निंग पे अफेक्ट डालता है। जेंडर डिफ्रेंसिएशन यानी कि वुमेंस और मेंस के भेदभाव में वुमेंस को मोस्टली उन एक्टिविटीज़ में या फिर उन फील्ड्स में नहीं डाला जाता है जिनमें मेंस को बहुत आगे रखा जाता है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़े तो इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। इट्स डाइवर्सिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, रिलीजन, कास्ट, ट्राइब्स एंड जेंडर। द डाइवर्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ये जो टाइप्स है डाइवर्सिटी के, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ट्राइब्स एंड जेंडर, ये एक इंडिविजुअल के इंटरनल डिफरेंशिएशन पे तो फ़र्क डालते ही हैं, बट साथ ही साथ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी होता है। द प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड यूनिफिकेशन हैव बीन गोइंग और स्टिमुलसली। द ग्रुप्स दैट हैव बीन डिफरेंशिएटेड on one social maker may be seen united on others. For instance, the groups which are divided on religion lines, such as Hindus and the Muslims, etc., are united in terms of language, gender, etc. Of course, जैसे कि सारे हिंदूज एक टीम में रहते हैं, मुस्लिम्स एक टीम में रहते हैं, सिख एक टीम में रहते हैं, तो इसी तरह से हमारा कास्ट डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंग पीपल ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जो उनकी लैंग्वेजेस के बेसिस पे भी है, जेंडर के बेसिस पे भी एंड कास्ट के बेसिस पे भी है, जो एंड ये सारे फैक्टर्स ऑफ कोर्स बच्चे की लर्निंग पे, नॉलेज पे, इंफॉर्मेशन पे अफेक्ट डालते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो हम 3.5 पे आ जाते हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है 3.5, बहुत बड़ा नहीं है, जिसमें हमें देखना है इम्प्लीकेशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कुछ इम्प्लीकेशंस की बात करनी है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। देयर आर मैनी डिफरेंट बिलीव्स अबाउट हाउ पीपल लर्न। काफ़ी सारे अलग अलग डेफिनेशंस, थ्योरीज गिवन है रिलेटेड टू कि पीपल या फिर इंडिविजुअल या फिर कोई बच्चा किस तरह से चीज़ों को सीखता है। Within schools, these theories are applied by teachers to maximize the experience of students. Schools में ये सारी चीज़ें टीचर्स ध्यान रखती हैं एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज करने के लिए। By applying an applicable theory, it is prevalent to the students. The teachers can help students to retain pertinent information. This applies to how learning theories and special education can work together. तो ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर, एक परफेक्ट थ्योरी को आइडेंटिफाई करे जो चाइल्ड की लर्निंग में उसको पॉजिटिवली हेल्प करे। तो इसी तरह से वर्क करती है हमारी लर्निंग थ्योरीज एंड स्पेशल एजुकेशन साथ में, क्योंकि बच्चे की क्या नीड्स हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी कौन सी डिसेबिलिटी है, किस लेवल पे डिसेबिलिटी है, और उसको हम कौन सी एक्टिविटी करवा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं ये डिसाइड करने से पहले कि हमें कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग टेक्निक यूज़ करनी है। तो बच्चे की स्पेशल नीड्स और टीचिंग टेक्निक साथ में मिलके एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या फिर एक बच्चे के लर्निंग में हेल्प करते हैं। अब हम थोड़ा आगे देख ले तो टॉकिंग ऑफ ऑल दीज लर्निंग थ्योरीज इन टू अकाउंट, द इंस्ट्रक्टर कैन टीच लेसन्स बेस्ड ऑन हाउ द स्टूडेंट्स विद लर्न द इंफॉर्मेशन द बेस्ट। तो ये सारी लर्निंग थ्योरीज के बेसिस पे एक इंस्ट्रक्टर या फिर स्पेशल एजुकेटर वो वाले टीचिंग लेसन प्लान्स को एडेप्ट करता है जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज प्रोवाइड करने पे अपना बेस्ट रोल दे सके। दिस सीम टू बी इंटरफेयर विद द बिलीव्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग्स, सिंस स्पेशल स्कूल्स स्पेशल नीड चिल्ड्रन आर डिफरेंट एंड लर्न डिफरेंटली। ऑफकोर्स ये हम सब जानते हैं कि जो स्पेशल चाइल्ड होता है उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उसका सीखने का तरीका अलग होता है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने से पहले। अ ट्रेडिशनल टीचर में नॉट बी डायरेक्टली हर्ट लेसन्स एट दिस माइनॉरिटी ग्रुप। जो ट्रेडिशनल टीचर होता है, ट्रेडिशनल टीचर यहाँ पे किसे कहा गया है, जो नॉर्मल टीचर होते हैं, जो नॉर्मल बच्चों के साथ डील करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें ये बात बताई जा रही है कि जो नॉर्मल टीचर है वो स्पेशल बच्चों के साथ डील नहीं कर सकता है,
बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि जैसे आप हो, आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हो जिसमें आपको ब्रेल, साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, स्पेशल बच्चों के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में, उनकी डिसेबिलिटी के बारे में, डिसेबिलिटी के लेवल के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। बट वहीं पे जो नॉर्मल टीचर होता है उन्हें ये सारी चीज़ें, ऑफकोर्स नॉर्मल टीचर को ब्रेल क्यों सिखाएंगे, साइन लैंग्वेज क्यों सिखाएंगे जब उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ डील करना है। तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी नीड्स अलग होती हैं, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उनको सीखने का तरीका अलग होता है, इसलिए जो नॉर्मल टीचर है वो उन बच्चों के साथ डील नहीं कर सकते हैं। One of the mothers I currently work with wants to have only her child in inclusive classrooms. She has even fought a private school to allow for this. This is because her daughter is going to great at learning from peer examples. Sometimes the inclusive environment is best for. अब देखो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जहाँ पे स्पेशल बच्चा और जनरल बच्चा दोनों साथ में पढ़ते हैं, एंड वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी होता है और नॉर्मल टीचर भी होता है, जो साथ में मिलके एक ऐसा लेसन प्लान, एक ऐसा सिलेबस बनाते हैं जो उस स्पेशल बच्चे की नीड्स को पूरा करते हुए हमारे सिलेबस को भी पूरा करे। तो यहीं पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक मदर थी और वो चाहती थी कि उनकी डॉटर इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाई करे, यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ में ही पढ़ाई करे, एंड उस चीज़ के लिए उस मदर ने स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल से लड़ाई भी की, एक प्राइवेट स्कूल के सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया कि मेरी बच्ची भी इधर पढ़ेगी। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि पीयर ट्यूटोरिंग बहुत ज़रूरी है। अब हमने इसी में ऊपर पीयर ट्यूटोरिंग के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कंपटीशन वाली फीलिंग होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी डॉटर एक ग्रुप में नॉर्मल बच्चों के साथ रहेगी, उठेगी बैठेगी तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसको सोसाइटी में रहना आएगा। इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बच्ची इंक्लूसिव स्कूल में पढ़े। और यही रीज़न है, यही प्रूफ है कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कुछ कुछ केसेस में काफ़ी अच्छा, बेस्ट साबित होता है, क्योंकि बच्चे स्पेशल स्कूल में जाएंगे बट जब स्कूल से बाहर निकलेंगे तो दुनिया में उनके आसपास सारे स्पेशल लोग थोड़ी होंगे जैसे स्कूल में सारे बच्चे थे। तो इंक्लूसिव स्कूल एक बच्चे को प्रोवाइड करता है वो एक्सपीरियंस कि वो स्पेशली एबल्ड होने के बाद भी जनरल स्टूडेंट्स या फिर जनरल लोगों के बीच में कैसे रहेंगे। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में और देखें, NBPTS, the National Board of Professional Standards, encourage teachers to discover their own beliefs in teaching theories. ये जो हमारा नेशनल बोर्ड फॉर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, ये टीचर्स को इनकरेज करता है कि वो अपने खुद की टीचिंग थ्योरीज को डेवलप करें। This helps to provide self-awareness of the teachers by providing a structure for teachers to be reflective. It can help to access the teacher's job by teaching and reaching their students. ये टीचर की जॉब को एक्सेस करेगा क्योंकि इसमें टीचर अपने मेथड्स को बच्चों की ज़रूरतों के साथ, बच्चों की नीड्स के साथ मिला पाएगा, विच कैन बी टर्न इनटू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल एजुकेशनल इन्वायरमेंट। ऑफकोर्स इससे हमारा पूरा एजुकेशनल इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट होएगा, क्योंकि कुछ थ्योरीज जो रिटन है सारे टीचर्स वही थ्योरीज यूज़ करे जा रहे हैं, बट जो बच्चे हैं वो ज़रूरी थोड़ी कि हर बच्चे के साथ सेम थ्योरी काम करे। तो अगर बच्चा उस थ्योरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है तो टीचर उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ एडेप्टेशंस कर सकता है ताकि बच्चा सूटेबली चीज़ों को समझ सके एंड एक्वायर कर सके। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 1 एंड 2 अपलोडेड है, यूनिट नंबर 3 ये रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।